बलदेवपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ के लोग आलसी होते हैं और काम वहाँ काफी धीरे चलता है। उसी गांव में एक दिन धूप बहुत तेज होती है। उसी गांव के चौराहे पे लाल भगत ने एक नए ताले के साथ कुएं पे कंट्रोल जमा लिया होता है। रघु अपनी माँ के लिए पानी मांग रहा होता है और सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। बेचारे की माँ बेहोश हो गई होती है घर में, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाला जी, माँ को चक्कर आ गया है। घर में पानी की एक बूंद नहीं है। एक लोटा दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। लोटा? पैसे लाए हो? मैं मैं आज पैसे नहीं दे सकता, कल दे दूंगा। बस माँ के लिए थोड़ा पानी मिल जाता तो। कल तक माँ रही ना रही मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए। बूंद बूंद पे लिखा है पीने वाले का नाम, और उस नाम के सामने लिखा है एक इनाम, जो है 5 रुपए। तुम 5 रुपए दो और पानी ले जाओ। अरे ये तो गांव का कुआं है ना, बचपन से सब यहीं से पानी पीते आ रहे हैं। अब गांव का नहीं रहा, रजिस्ट्री के कागज है मेरे पास। जमीन मेरी, कुआं मेरा। अरे जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन पानी पर कौन हक जताता है? मैं जताता हूँ हक, और जिसने रोका मुझे उसका मुंह सूख गया। तेरे जैसे भिखमंगे लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, पानी की कदर नहीं करते। ये कदर नहीं करते कि ये जमीन किसकी है। मेरी माँ अंदर पड़ी है, होश में नहीं है। आप इंसानियत के नाम पे थोड़ा पानी दे दो। इंसानियत से घर नहीं चलता बेटा, पैसा बोलता है, और पानी पे पैसा लिखा है। और अगर पैसा हाथ की मेल है तो उसे पानी से धोना सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं तो मौका दे रहा हूँ। पैसा दो, पानी लो। बिजनेस है बिजनेस, ये कोई एनजीओ नहीं। आपको शर्म नहीं आती? शर्म और व्यापार एक साथ नहीं चलते। जाके इलाज देख अपनी माँ का। पानी चाहिए तो दाम चुकाना पड़ेगा। यहाँ हर चीज की कीमत होती है। आप एक दिन अकेले रह जाओगे और तब पानी भी रोएगा आपके गले के लिए। अबे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। ये बोल के बेचारा लाल भगत, ये बोल के बेचारा रघु चुपचाप वहां से चला जाता है। बेचारे के नसीब में पानी तो होता नहीं। पर शाम उसका एक दोस्त वही कोने पे बैठे उससे मिलता है और उससे बातें करता है। और भाई चुप का समय पानी ले आया हूँ, तेरी माँ के लिए काफी होगा। बहुत संभल के चलना पड़ा था। तू पकड़ा तो नहीं गया ना? लाला कुछ भी कर सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है। बाढ़ से ज्यादा बुरा है चुप रहना। तू बोल रहा है इसलिए मुझे में हिम्मत आ रही है। पर सब लोग तो चुप ही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। डरे हैं सब यार। कल पिंटू को डंडे से इसलिए धोया क्योंकि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मांग लिया था। बेचारे को तब तक मारा जब तक वो रो नहीं पड़ रहा था। उसको तो भगा भगा के डंडे मारे हैं। मुझे लग रहा था कि गांव साथ देगा, दे रहा है लेकिन छुप के। रमेश काका के 3 दिन से घर में पानी पीने को आया ही नहीं। अपना ही पानी बचा बचा के काम चला रहे हैं। सब ही परेशान है यार। तो फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे क्योंकि उन्हें लगता है तू बोलेगा। तू तो कभी नहीं डरता। उन सबको तेरे पे भरोसा है। तेरे कहने से शायद कुछ ही हिले, क्या पता उसी से काम हो जाए। अरे एक आवाज क्या ही असर कर पाएगी? अरे असर तभी करेगी जब पहली आवाज उठेगी ना। तू रुक मत, हम हैं तेरे साथ। बस दिखाई नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है, और मन में हम बिल्कुल तेरे ही साथ हैं। डर मत भाई। वो कहता है तो तेरी बात मान लेता हूँ, और पानी के लिए धन्यवाद, वरना तो मैं ऐसा ही मर जाता। ये बोल के रघु को पता चलता है कि उसका दोस्त और पूरा गांव बेचारे काफी परेशान है लाला की इन हरकतों से। ये बोल के अगले दिन कुएं के पास सावित्री चाची एक पत्थर पे बैठी होती है। आंखों में थकान होती है और बेचारा रघु उनके पास जाता है और उनके दर्द भरी कहानियां सुनता है। चाची आप अकेले बैठी है, धूप ज्यादा है यहाँ। अरे धूप तो अंदर भी है बेटा, आजकल तो ये छाँव भी चला जाती है। आपने भी लाला से पानी खरीदा था एक बार,
2 लोटे खरीदने के लिए मुझे अपने घर के गहने बेचने पड़े। घर का गहना बेचना पड़ा। वो तो आपके शादी के दिन के लिए थे, याद है? अब क्या करती, घर में पानी की जरूरत थी और पानी हो गया था खत्म। उसी में अब मुझे कुछ करना पड़ा। जो कुछ कीमती है, लाला ने बोला जो कीमती है घर में ले आओ, तो मेरे पास चॉइस ही क्या थी। अरे चाची मुझे माफ करिए, मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ इस दर्द में, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा ही गांव जूझ रहा है इससे। कोई अकेला नहीं है बेटा, पर सब अपना दर्द छुपा के जी रहे हैं। रामू की माँ रोजी रोटी पे है, लेकिन लाला से पानी लेने जाती है। कौन करे ये संघर्ष हर दिन, जब जीने में ही हर दिन लड़ाई हो जाए। अरे तो सब क्यों हार मान के बैठ गए हैं? सब बस रुके हुए हैं, किसी के इंतजार में। शायद कोई आए, किसी में दम हो बोलने का। वो बोल उनकी आवाज जो बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तू ही कुछ कर सकता है बेटा। अगर बोलने से कुछ नहीं बदला तो कम से कम तुम खुद से शिकायत तो नहीं करोगे। ये सुन के रघु की आंखें भर जाती हैं। अगले दिन गांव में कुएं के सामने रघु आके खड़ा होता है लोगों के सामने। वहां पर वहां पर लाल भगत होता है। उसे पता होता है कुछ तो चल रहा होता है, और वो कहता है आज देखा ही जाए क्या होने वाला है। लाल भगत, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, अब बोलने का वक्त आ गया है। ओहो, महात्मा आ गए, बोलिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हो। ये कुआं हम सबका है, तुमने इसमें ताला मार के सबसे पानी छीन लिया है, गांव का अधिकार छीन लिया है। तुम्हें कोई हक नहीं है गांव वालों पे ऐसे राज करने का। जमीन मेरी, रजिस्ट्री के पेपर चेक कर ले, कानून के हिसाब से सब ठीक है। और कानून के हिसाब से सब ठीक होगा, लेकिन जमीन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है, लोगों से उनके गहने बिकवा दिए, उनकी गाय बकरी बिकवा दी, और अब तुम उन सबकी इज्जत लूट रहे हो। अरे इज्जत कहाँ लूट रहा हूँ, मैं बस जो पानी देता हूँ उसके लिए पैसे ही तो मांग रहा हूँ। ये तो हर जगह होता है, इसमें कौन सी नई बात है। लगता है तुम शहर होके नहीं आए, तुम छोटी सोच वाले कभी मेरे बड़े प्लान समझ नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं तो सेवा कर रहा हूँ, दुकान की तरह, पैसे दो और ले जाओ पानी। सेवा नहीं शोषण कर रहे हो, एक दिन सब याद रखेंगे, लाल भगत जिसने पानी को भी बेच दिया। और यही याद रखेंगे कि रघु जो बहुत चिल्लाया उसका खात्मा कैसे हुआ। ज्यादा बोलोगे तो मैं ट्रक से कुचल दूंगा, समझे बच्चू। गांव वालों तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे गांव वाले क्या बोलेंगे, वो लोग तो पैसे दे के पानी पीते हैं, तुम ही हो जो बस मेरी नाक में दम कर रहे हो। पैसे मांगने में गलत बात क्या है, जमीन मेरी है और मैं पानी को साफ करके भी तो देता हूँ, ऐसा तो नहीं सीधे कुएं से पानी निकाल के तुम्हें पिला देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पानी बिक रहा है, कल हवा बिकेगी, फिर भी सब चुप रहेंगे क्या? अरे हवा बिकने में भी गलत क्या है, सबको सबको इस बात की आदत हो गई है। गांव की यादें बिकती हैं, लोग नहीं। एक दिन ये कुआं सूख जाएगा, तब तुम्हारे पैसे भी से भर नहीं पाएंगे इस खाली कुएं को। तब तक मैं एक नया कुआं खरीद लूंगा, और ऐसे करके हर गांव में एक कुआं खरीद लूंगा। और ये बात याद रखूंगा कि तुमने आके मुझे एक दिन रोकने की कोशिश की थी। अरे भाई मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझसे पानी मांगने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, एक बात, ये बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, एक गिलास पानी मिलेगा कि नहीं? अबे बेवकूफ आदमी, तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? ये बोल के लाला भगत और रघु के बीच में लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पर क्योंकि लाला भगत के पास सारे कागज होते हैं, तो बेचारा रघु कुछ कर नहीं पाता। 3 दिन बाद रघु बेचारा जब घर जा रहा होता है, तो उस पे एक ट्रक चढ़ जाता है और बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। गांव वाले दुख मनाते हैं और कुछ दिन बाद वापस पानी के लिए पैसे देने लगते हैं। गोपालपुर नाम की एक बस्ती होती है, जहाँ के लोग थोड़े गरीब होते हैं और उनको पैसों की होती है हमेशा कमी। उसी बस्ती में एक राशन की दुकान होती है, जहाँ दोपहर की धूप में भीड़ लगी होती है। गोपाल एक कमजोर सी थाली लेके लाइन में खड़ा होता है
मुंशी हरिराम, गांव का राशन डिस्ट्रीब्यूटर, हमेशा की तरह अमीर लोगों को भर के बोरा दे रहा होता है और गरीब लोगों को आधा आधा। नमस्ते मुंशी जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बना घर में। जरा आज पूरा राशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब भला अम्मा की बीमारी भी राशन की दुकान की जिम्मेदारी है क्या? तू पहले भी आया था ना, अब फिर सेम कहानी। लोगों का टाइम बर्बाद मत कर, चल निकल यहाँ से। मुंशी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछले हफ्ते भी आधा राशन दिया था, उसी से गुजारा किया है, अब और संभालना मुश्किल है। आपने तो सेठ जी को 2 बोरी दी है, उनके घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं। सेठ जी टैक्स भरते हैं, गांव की उन्नति में योगदान करते हैं। तू क्या करता है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है बिना काम के। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, पर आपका तो फर्ज है कि आप सबको बराबर राशन दें। गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तू मुझे फर्ज सिखाएगा? ये राशन मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ किसको कितना देना है। अब ज्यादा बकवास मत कर। मुंशी जी, हम भी तो इंसान ही हैं। पेट तो सबका होता है, भूख सबको लगती है, अमीर हो या गरीब। चल लाइन से हट, तेरे जैसे रोज आते हैं, कल कोई नई कहानी लेके आ जाएगा। अच्छा नाटक करता है तू। ये बोल के मुंशी हरिराम गोपाल को वहां से भगा देता है। बेचारा गोपाल फिर से आधा राशन लेके घर वापस जाता है। घर जाते जाते एक छोटी सी छतरी के नीचे गोपाल और उसका दोस्त राजू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राजू के पिताजी, जो कभी हरिराम के साथ काम करते थे, अब बीमार हैं और उस बेचारे को भी आधा राशन मिलता है। भाई, आज फिर मुंशी जी ने सिर्फ आधा राशन दिया, अम्मी रोटी के बिना ही सो गई कल, पास में कुछ भी नहीं बचा। मेरा भी हाल अलग नहीं, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन प्रोटीन वाली चीजें खिलाओ। मैं राशन लेने गया तो मुंशी जी ने मुझे भी कहा, तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, आधे चावल देके बोलता है यही मिलेगा सबको। पर तुम्हारे पिताजी तो हरिराम के पास काम करते थे, उन्होंने तो हमेशा समर्थन किया है उनका। हाँ, सोचा था सिस्टम ठीक है, सोचा था मुंशी जी ईमानदार हैं, पर जब खुद पे बीती तो समझ आया ये सिर्फ अपनों के भले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्या करें, चुपचाप सहते रहें क्या? नहीं, तू लड़ रहे गोपाल, तेरे जैसे किसी को एक ना एक दिन तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हर बार चुप होते रहे तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। पर मेरे बोलने से क्या होगा, हर कोई तो डरता है उनसे। शायद कुछ ना हो, पर कम से कम सच बोलने से बात तो बढ़ेगी। तू एक काम कर, डर मत और तू जाके बोल ही दे। सही कह रहा है यार तू, कब तक सहेंगे हम ऐसे? गांव में हर किसी के पास पहले पूरा राशन आता था और अब देख आधे राशन पे जी रहे हैं। क्या पता यही करने से तेरा सही वक्त आ जाए। बस हम हिम्मत बनाए रखेंगे तेरे लिए। राजू से बात करने के बाद गोपाल को थोड़ा हौसला तो आता है कि उसको सही कदम उठाना चाहिए, और लोगों से बात करनी चाहिए। गोपाल जाता है गांव के कुएं के पास, जहां सारी महिलाएं पानी भरने आती हैं। गोपाल बाल्टी लेके खड़ा होता है, वहां एक महिला शांति उससे बात करने लगती है। अरे गोपाल बेटा, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं दीदी, राशन लेने गया था, फिर वही आधा मिला। अम्मा की तबीयत भी खराब है, पर मुंशी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिराम गरीबों से सबसे ऐसी बात करता है, मैं भी रोज देखती हूँ। कल सीमा की माँ आई थी, बेचारी के घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी, फिर भी हरिराम ने उसे डांट दिया। सब चुप रहते हैं, कोई कुछ बेचारा बोल नहीं पाता। भूख इंसान को कमजोर बना देती है, आवाज दबा देती है। लोग बोलना चाहते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ बदलेगा ही नहीं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, हर घर में दुख है, लेकिन कोई बेचारा बोलता ही नहीं। मुंशी जी से सब डर जाते हैं। तुमने बोलना शुरू किया है ना, ये भी कुछ कम नहीं। कभी कभी एक आवाज पूरे गांव की आवाज बदल देती है। क्या आपको लगता है कोई मेरी बात सुनेगा? शायद या शायद नहीं, पर अगर लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो हरिराम मुंशी जी जैसे लोग हमेशा ही चलते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लोग ही कहानी बदल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दीदी,
आपका आशीर्वाद बना रहे। ये बोल के गोपाल वहां से निकल जाता है। अगले दिन मंदिर के सामने शाम के वक्त गोपाल मुंशी हरिराम से फिर से मिलता है एक बार। आज उसके चेहरे पे डर नहीं, बस थोड़ी थकान होती है। मुंशी जी, एक बात करनी थी, इस बार चुप नहीं रहूंगा। अरे भाई, अब क्या हो गया? माँ अभी भी बीमार है क्या? आप सबको आधा राशन देते हो, गरीबों के साथ भेदभाव करते हो, सेठ जी को बोरी भर के देते हो और हमारे लिए सिर्फ आधी मुट्ठी भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? अबे तू मुझे सिखाएगा इंसाफ? मुझे पता है किसकी जरूरत कितनी है और क्या है। तू बेकार में हंगामा मत कर, वरना तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हंगामा नहीं मुंशी जी, सच कह रहा हूँ। आपके कारण गांव के बच्चे भूखे सो रहे हैं। लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो समझते नहीं क्या चल रहा है। तो जा फाइल कर दी कंप्लेंट, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम भी मुझे जानता है, तेरे जैसे हजार आए और गए। शायद सिस्टम नहीं सुधरेगा, शायद कुछ नहीं होगा, पर कम से कम मैं खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा। तू बेकार आदमी है, तुझ में दम होता तो तू कुछ बन जाता। ये ड्रामा बंद कर और चल जा यहाँ से। एक दिन सब बोलेंगे मुंशी जी, तब आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे। तब की तब देख लेंगे। अभी निकल यहाँ से, मैं तो बोलूंगा और देखना, एक दिन पूरा गांव भी बोलेगा। ये बोल के गोपाल वहां से चला तो जाता है, पर सिस्टम पूरा मुंशी जी के साथ ही होता है। ना गांव में कुछ बदलता है और ना ही गरीबों को राशन मिलता है ढंग से।